नमस्कार। सिटी ट्यूब सुनील तुगनाथ इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पैसा तो सभी कमाते हैं। कुछ कम कमाते हैं, कुछ ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग छप्पर फाड़ कमाते हैं। पर उस पैसे का समाज की सेवा में लगना भी ज़रूरी होता है। कुछ लोगों का मन होता है कि हम समाज सेवा करें, कुछ लोग सोचते रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है हमारे वनी में जिनका मन हमेशा समाज सेवा में ही लगा रहता है। जितना पैसा वे कमाते हैं उसका बहुत सा हिस्सा वे समाज सेवा में लगा देते हैं। उसके लिए मन भी चाहिए होता है, आपकी नीयत भी चाहिए होती है। तो ऐसे ही व्यक्ति आज मेरे साथ मौजूद है जिनके यहाँ पर मैं आया हूँ। बनी के व्यवसायी समाज सेवी विजय बाबू चोरडिया। विजय बाबू के साथ उनके सुपुत्र कुणाल भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि विजय बाबू जो काम कर रहे हैं उसको वे आगे बढ़ा रहे, युवा पीढ़ी तक ले जा रहे, युवा पीढ़ी को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो विजय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आप एक व्यवसायी है, आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और आप समाज सेवा में आपका इतना मन कैसे है? क्योंकि पैसा सभी के पास होता है लेकिन खर्च करने की नीयत नहीं होती। इस बारे में आप बताइए। समाज सेवा का जो गुण मुझ में है, ये हमारे दादाजी के समय से है। हमारे दादाजी प्रेमराज जी चोरडिया, जो वनी नगर परिषद के उपाध्यक्ष थे, जब भी गांव में कोई अतिथि आता तो वो साइकिल से जाके दौड़ दौड़ के उस अतिथि को लाना, उसका मान सम्मान करना, उसके भोजन की व्यवस्था करना, उसको आदर देना, यह सब बातें उनसे ही हमने सीखी है। और उन्हीं के जो विचार थे समाज के प्रति, जो एक जवाबदारी वो रखते थे, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे पिताजी पारसमल जी चोरडिया, उनका भी समाज में काफी योगदान रहा, लेकिन वो कभी लोगों के समक्ष ज्यादा आए नहीं। जो भी कार्य किए वो उन तक और समाज तक ही रहे। ये आपने अभी बताया कि आपके दादाजी से आपको प्रेरणा मिली। तो पैसा कमाना और उसको समाज के काम में बांटना सब नहीं कर पाते। आप सब जगह दान देते हुए नजर आते हैं। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि विजय बाबू चोरडिया के सौजन्य से ये काम हो रहा है। इस बारे में बताइए। अपनी इस छोटी सी जिंदगी में हर एक का ये अरमान रहता है कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करूं, और यही प्रेरणा और विचार हमको हमारे माता पिता से, हमारे परिवारजनों के सहयोग से हमको मिले हैं। इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में, राजकीय क्षेत्र में भी हम काम करते हैं, लेकिन उसकी जो बुनियाद होती है वो सामाजिक और अच्छे कामों की होती है। हम जिंदगी में एक काम कम करना पसंद करते हैं, लेकिन जो काम अच्छा है वही करना पसंद करते हैं, नहीं तो हम शांति से बैठना पसंद करते हैं। नहीं, इसी में एक सवाल उठता है कि शायद लोगों को लगता है, या सबको नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि शायद विजय बाबू को कुछ राजकीय महत्वाकांक्षा है, इस वजह से वे सब काम कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जिंदगी में मैं भविष्य में राजकीय क्षेत्र के अंदर कुछ बनूं नहीं बनूं, लेकिन उसके इंतजार में मैं मेरे जिंदगी में मुझे जो भी अच्छे काम करना है वो मैं रोक के नहीं रख सकता हूँ। मुझे लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहना है। आज मैं जो भी हूँ वो वनी विधानसभा क्षेत्र की जो साधारण जनता है, अपने यहाँ का किसान है, अपने यहाँ का गरीब आदमी है, उन्होंने जो मुझे व्यापार दिया, व्यवसाय दिया, सब दिया, उन्होंने मुझे सक्षम बनाया है। तो जब वो परिस्थिति से किसी अड़चन में आए, पूर्व बाधित हो, या किसी भी तरह से किसी बीमारी से तकलीफ में हो, तो मैं समझता हूँ कि मैंने उनके लिए दौड़ के जाना चाहिए। ये मेरा दायित्व है। मतलब समाज से ही कमाना है और समाज को ही लौटाना है।
इस धारणा पर आप चलते हैं या आपका परिवार चलता है? तो आप व्यवसाय भी है, सामाजिक कामों में लगे रहते हैं, आपके पुत्र भी आपके साथ लगे रहते हैं। तो व्यवसाय, सामाजिक कार्य और परिवार आप लोग कैसा मैनेज करते हैं? क्योंकि ये सबको जमता नहीं है कि भाई किस तरह से हम सारी चीजों को मैनेज करें। यह सब मैनेज करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि जो विचार मेरे हैं उसमें मेरी गृहिणी मुझे और ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा वो ज़्यादा मदद करती है, और बहू और बेटा वो भी पूरा सहयोग करते हैं। इसलिए हम दोनों सबकी परिवार में विचारधारा एक ही है कि जिंदगी में अच्छा कार्य करते रहे। कभी कभी जिंदगी में बहुत दुख होता है, आज की जो परिस्थितियां है वो देखते हुए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि इंसान एक तो धर्म से दूर हो गया है, और धर्म से दूर होने से क्या होता है कि जो उसमें एक सामाजिक दायित्व आना चाहिए, एक माँ बाप के प्रति प्रेम आना चाहिए, एक परिवार के प्रति प्रेम आना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। उदाहरण के तौर पे, जब मैंने पिछले साल आई कैंप लिया था मोतियाबिंदु शस्त्रक्रिया का, करीब करीब 300 पेशेंट का हमने शस्त्रक्रिया किए थे। इस दौरान मैंने देखा कि जब वो पालक शस्त्रक्रिया के लिए सहभागी हुए, उन्होंने आए मेरे पास में शस्त्रक्रिया के लिए, तो वो पालकों को छोड़ने के लिए उनके बच्चे, सिर्फ 300 में से 2 ही लोग थे जिनके बच्चे उनको छोड़ने के लिए आए, और वो भाग्यशाली माता पिता होंगे जिनके बच्चे उनको छोड़ने के लिए आए वहां पर। लेकिन 298 माता पिता, उनके बच्चे उनको वहां छोड़ने के भी लिए नहीं आए, वो बस से आए, पैदल आए, किन परिस्थितियों में वो आए वो शिविर में। उनकी परिस्थिति तो नहीं थी, क्योंकि अगर परिस्थिति रहती थी तो वो ऑपरेशन कराने कब का करा लेते थे। तो लेकिन जब ऑपरेशन और शस्त्रक्रिया करके जब पेशेंट्स वापस आए, तब भी उन पालकों के बच्चे उनको लेने के लिए नहीं आए। तो आज की युवा पीढ़ी हमारी कहाँ जा रही है? और ये सब कमी जो है, ये हमारे धार्मिक संस्कारों में कमी होना, सामाजिक दायित्व नहीं समझना, इसके वजह से और व्यसन के वजह से हो रहा है। तो इसे कहीं ना कहीं रोकने की और नई दिशा देने की आज के समय की जरूरत है। तो इस विषय में आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे नई पीढ़ी को मार्गदर्शन दे, उन्हें समझाए कि माता पिता की सेवा क्या होती है, अपना दायित्व क्या होता है? क्योंकि आपने अपने पिता का साथ दिया, अब आपके बेटे आपका साथ दे रहे हैं, तो ये समाज में बात कैसे फैले? आप इस बारे में कुछ कर रहे हैं या मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जिनसे आप मिलते हैं उन्हें बात बताते हैं आप? जो लोग हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमें किस दिशा में कदम रखना है। एक आधा इंसान अगर कोई भी गलत दिशा में जा रहा है, हम किसी दारू पीने वाले कार्यकर्ता को ये नहीं बोलते हैं कि तू जाके उसको मार दे, 2 केसेस लगा ले। हम उसको समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, इससे अपने माँ बाप के जिंदगी में तकलीफ होती है, उन्होंने जो तेरी कमाई की है उसको अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, अच्छा एजुकेशन लेना चाहिए, और अपने माँ बाप की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। मतलब आप सामाजिक दायित्व भी निभा रहे, पारिवारिक दायित्व भी निभा रहे, समाज के लिए आप पूरा काम कर रहे हैं। तो विजय भैया, आपने काफी सामाजिक काम किया है और आप कर भी रहे, भविष्य में आपकी योजनाएं भी है। तो ऐसी तो कोई प्रसंग आया होगा आपके जीवन में जिसमें आपके जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला हो, सामाजिक काम करते हुए, या ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर काम करते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जगह जगह आप शिविर लगाते हैं। तो ऐसा कोई प्रसंग आया होगा जिससे आप भूल नहीं पाए, किसने ऐसा कहा हो कि विजय भैया आपकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ है? 2008 की बात है, जब किसान बहुत आत्महत्या कर रहे थे, तो उस दौरान हमने एक सामूहिक विवाह मेळावा लिया था, जिसके अंदर 73 जोड़ पे अलग अलग समाज के उसमें सहभागी हुए थे। वो मेरे जीवन का सब में सुंदर कार्य था। उसे मुझे 73 जोड़पों का कन्यादान करने का अवसर मिला, और उस कार्यक्रम में 20,000 लोगों की उपस्थिति, उनकी भोजन की व्यवस्था, सभी जितने जोड़पे थे उनके ड्रेसअप, उनके हर चीज हमने बहुत सुंदर तरीके से निभाए। उनको 35-35 हजार के हमने गिफ्ट दिए, गवर्नमेंट के चेक्स दिए। लेकिन ये सब विषय तो ठीक है। एक बार कवड़सी में एक प्रोग्राम था कबड्डी का, जब मैं वहां गया तो मुझे 200-300 लोगों ने घेरा हुआ था।
मेरे साथ माजी कुलगुरु चोपने साहब भी थे। तो एक आदमी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि विजय भैया विजय भैया। तो मुझे लगा शायद कोई दारू पिया होगा, कुछ चिल्ला रहा होगा, लेकिन वो घसड़ते रगड़ते गर्दी में से नीचे से लोगों के पैरों के वहां से घुस के आया मेरे पास और जोर जोर से नारे लगाने लगा, विजय भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मैं बोला क्या विषय है, मैंने उसको उठाया, बोला क्या विषय है, तर बोले भाऊ मी तुम्ही मला विसरले का म्हणे. मी म्हटलं हो बोल, म्हटलं काय विषय आहे. नाही म्हणे भाऊ तुम्ही माझ्या मुलीचं लग्न केलं म्हणे. तो ये जो प्रसंग है ये जिंदगी में हमेशा याद रहेगा कि अपन ने जो करते हैं समाज के लिए अच्छा, वो कोई भी इंसान भूलता नहीं है, जिंदगी में हमेशा याद रखता है. तो हमेशा अच्छे कार्यों की पावती कहीं ना कहीं मिलती है जिंदगी में. नहीं, अभी मैंने सुना कि आते आते मुझे बताया गया कि आपने एक छोटे से बच्चे का भी हार्ट का ऑपरेशन करवाया था. वो मतलब मरणासन्न अवस्था में था, मतलब जिसके बचने के चांसेस बहुत कम थे और आपने उसकी मदद की. वो प्रसंग क्या था बताइए. ऐसे क्रिटिकल एक लेडीज के पेट में 7 महीने का बच्चा था. वो बच्चे के हार्ट में छेद था. मतलब आपने गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसके लिए आपने सेवा की. उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लोगों ने उसको 12 लाख रुपए का खर्चा बताया था. 12 लाख. तो उसका हमने ट्रीटमेंट पूरा ओके करा के लाया. वो भी मेरा जो भतीजा है रोहित चोरडिया, वो भी डॉक्टर है, उन्होंने काफी सहयोग किया. लता मंगेशकर हॉस्पिटल नागपुर ने भी काफी सहयोग किया. सबके सहयोग से वो कार्य मैं कर पाया और सुंदर रूप से हम हमेशा. एक व्यक्ति तो ऐसा था कि जिसको कोई हॉस्पिटल वाला लेने को तैयार नहीं था. उसकी टांग काटने की बात चल रही थी कि उसका पैर काटना पड़ेगा. डोंगर गांव का है, श्रीधर करके. तो और उसको जब कोरोना था तो पीरियड में उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया गया. उसके पैरों में पूरे लोहे के रॉड लगे हुए थे और उसको बाद में कोई हॉस्पिटल में लेने को नहीं तैयार था. उसको हमने बुलाया, उसको उसका पूरा ट्रीटमेंट कराया. 8 महीने उसका ट्रीटमेंट चला और खुशकिस्मती भगवान के आशीर्वाद से उसका पैर भी काटना नहीं पड़ा. तो ऐसे अनेक प्रसंग है. अनेक लोग अपना दुख, अपना कुछ भी बुरा समय रहा तो वो मेरे पास आते हैं और मैं मेरे से जो भी बन पड़े वो सहयोग करता हूँ. एक विषय और है कि एक बार मेरे पास एक अपने वनी के ही है, उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे. उसे कैंसर के कीमो के 6 इंजेक्शन होना था. वो 28,000 रुपए का एक इंजेक्शन है. तो 6 इंजेक्शन करीब करीब 1,65,000 या कुछ 70,000 के हो रहे होंगे. तो जब वो मेरे पास आया कि भैया आप मेरे को एक आधे इंजेक्शन का आप सहयोग करो, तो मैंने पुणे मेरे साड़बाऊ की मेडिसिन की फैक्ट्री है, मैंने उनको फोन लगाया और वो जो इंजेक्शन 28,000 का था वो 1,800 रुपए के हिसाब से उसको 6 इंजेक्शन मैंने उपलब्ध करा दिए. 11,000 के अंदर उसकी इंजेक्शन आ गए सब. तो ऐसे कहा जहां अपने संबंध है, जहां अपन किसी को सहयोग करते हैं, इसे सिर्फ मेरे जो संबंध है उसके आधार पे मैं अगर किसी को न्याय दे सकता हूं तो वो मैं करने का प्रयास करता हूं हमेशा. तो मित्रों आप गौर से सुनिए. इस सवाल का उद्देश्य ये नहीं था कि विजय बाबू कितने महान है, उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किया है, लेकिन कोई आपके पास मदद की मांगने के लिए आता है, अगर आप सक्षम है तो उसकी आप मदद कैसे कर सकते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण विजय बाबू ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया है. पैसा सभी के पास होता है लेकिन उसे खर्च करने की नियत भी होनी चाहिए. तो विजय बाबू के साथ उनके पुत्र कुणाल भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है. युवा पीढ़ी है, युवा जोश है. कुणाल भी काफी दिनों से समाज कार्यों में सक्रिय है. तो कुणाल ने एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट अभी हाल ही में आयोजित किया था, कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित किया था. उनका ध्यान स्पोर्ट्स पर ज्यादा है. युवा पीढ़ी स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़े, इस विषय पर उनका ज्यादा ध्यान है. तो कुणाल से भी हम थोड़े से सवाल जवाब कर लेते हैं. कुणाल, आप भी विजय भैया के साथ लगातार जनसंपर्क कहे या सामाजिक काम कहे आपको देखा जाता है. आप युवा पीढ़ी है, क्या आप भी अपने पिता के जैसे विचार रखते हैं और भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है? जी जय श्री कृष्ण. जी मैं भी मेरे पिता की तरह विचार रखता हूँ. जैसे उन्होंने कहा कि उनके दादाजी से, उनके पिताजी से उन्हें प्रेरणा मिली, तो मुझे मेरी जिंदगी की प्रेरणा मेरे पिता से ही मिली है.
बचपन से लेकर आज तक कई जो सामाजिक कार्य मेरे पिता करते आए हैं, कहीं ना कहीं मैं भी उनका हिस्सा रहा हूँ। लोगों की वेदनाएं, लोगों की अ, मेरे पिता के प्रति भावना है, ये सब मैंने देखी है। और वो देख के काफी हर्ष और उल्लास मुझे कहीं महसूस हुआ है। कई लोगों के लिए तक जिनकी वेदना थी उनके लिए मुझे तकलीफ भी महसूस हुई है उन लोगों की। तो वही बचपन से मैं बड़ा होते हुए आज तक मैंने देखता आया हूँ। तो उसी विचारधारा से, जिस विचारधारा से मेरे पिताजी चलते आए हैं, उसी विचारधारा से आगे बढ़ने की कोशिश कहीं ना कहीं मैं कर रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा युवाओं को जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो युवा फिर खेल के माध्यम से हो या मेरा खुद का व्यावसायिक माध्यम से हो या किसी भी तरह से, जिस तरह से मैं युवाओं को साथ में जोड़ सक रहा हूँ या लोगों को साथ में जोड़ सक रहा हूँ, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। लोगों में जो हम कार्य कर रहे हैं, ये लोग जो इनको हम साथ में जोड़ रहे हैं, तो उनको उस कार्यों में शामिल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो भावना हमारे अंदर इतने सालों से जाग रही है वो हम लोगों में भी जगा सके, लोगों को भी उन योजनाओं का हम हिस्सा बना सके, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स क्या है? अभी मैंने जन्माष्टमी का पॉम्पलेट देखा, उसमें काफी सारी आपने शिविर के बारे में लिखा हुआ है, उस बारे में थोड़ा बताइए। जी, जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समिति, ये काफी सालों से 2004 में मेरे पिताजी ने इसकी नींव रखी थी। तो ये समिति 2004 से आज तक चलती आई है और हर साल की तरह इस साल भी काफी हर्ष और उल्लास से हम लोग जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं। इस साल मैं जन्माष्टमी समिति का अध्यक्ष भी हूँ। तो इस दौरान, मेरे कार्यकाल के दौरान, हमने काफी कार्यक्रमों का आयोजन अभी किया है। तो यह कार्यक्रम अभी 31 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक होने जा रहे हैं, जिसमें हमने त्रिदिवसीय नेत्र शिविर का आयोजन किया है। और 4 तारीख जो मेरे पिताजी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में हमने मशहूर भजन गायिका शहनाजी अख्तर, इनको प्रथम दा वनी में इनका आगमन होने जा रहा है। उसी के बाद कई विविध महिलाओं के व बच्चों के कार्यक्रम हमने इसमें रखे हैं। और हर साल की तरह एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हमने 7 तारीख को किया है। और यह तो हो गए जन्माष्टमी के कार्यक्रम। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े कार्यक्रम आने वाले समय में हम लेने जा रहे हैं। जो पहले साल आपने जैसे बताया कि हमने क्रिकेट के जो सामने लिए थे, जो लीग ली थी, उसका सीजन 2 इस वर्ष होने जा रहा है। और आने वाले समय में कई ऐसे हेल्थ कैंप्स जो हम अभी ले रहे हैं, वो अलग अलग अवसर पर जब जब हमें मौका मिलेगा, कई हम हेल्थ कैंप्स, ब्लड कैंप्स ऐसे हम आयोजन करने वाले हैं। और देश हित में भी कई कार्यक्रम, हम 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ऐसे कई कार्यक्रम हमने प्लान कर रखे हैं, जिनको हम आने वाले समय में लेंगे। जो समाज सेवा का जो डीएनए है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चौड़िया परिवार में ट्रांसफर होते जा रहा है। मतलब हम जो समाज से कमा रहे हैं, वो समाज को हम लौटा भी रहे हैं। विजय भैया, आप एक अपना ज्वेलर्स के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और साथ ही आपका व्यवसाय जमीनों से भी जुड़ा हुआ है। तो आप जैसे कुछ लोग जमीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक जमीन एक अच्छा परी है लोगों के इन्वेस्ट के लिए। भविष्य के लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि किस तरह से इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस तरह से हम जैसा पैसा लगाते हैं तो हमें उसका अच्छा रिटर्न मिले? इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर्वसाधारण व्यक्ति जो रहता है, आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि उसके पास में अगर पैसा आता है तो वो पैसा टिकना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आता है कि भाई मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आमतौर पर हमने यहाँ देखा कि ज्वेलर्स के अंदर छोटे से छोटा भी इंसान होगा, अपने यहाँ का किसान होगा, वो 5 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना ये लेके रखता है। वो इसलिए लेके रखता है कि उसे पता है कि मेरे ऊपर कभी भी कुछ भी बुरा समय आया तो गोल्ड की मोबिलिटी इतनी फास्ट है कि 2 मिनट में मेरे पास में मेरे पैसे आ सकते हैं और मैं मेरे परिवार का कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी काम, कोई भी प्रसंग आया इमरजेंसी का, तो मैं वो कर सकता हूँ। वैसे ही प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर सभी तो सक्षम नहीं रहते हैं, लेकिन जो ले सकते हैं, एक छोटा मोटा प्लॉट ले सकते हैं। सभी का अपना सपना होता है कि मैं मेरा घर बनाऊं, ये बनाऊं, तो वो भी प्रॉपर्टी का भी इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आज वो इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसको पैसे उसके डबल होना है, ट्रिपल होना है।
वो भी उसका बेनिफिट है। प्रॉपर्टी कोई लेके नहीं जाएगा, अगर उसके पास में बुरा समय आया तो प्रॉपर्टी लोन भी कर सकते हैं वो। ऐसे अनेक काम उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी हो सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है हर इंसान के काम की चीजें हैं। उनके परिवार को एक सुरक्षा कवच की तरह ये काम करती है। तो इसमें सभी ने गोल्ड के अंदर और प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, यही मैं सभी को बोलूँ। विजय भैया और कुणाल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही आपको जन्मदिन की अग्रिम बधाइयाँ, और जन्माष्टमी का कार्यक्रम धूमधाम से हो, अच्छे से संपन्न हो। आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपको अनेकानेक बधाइयाँ, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।